अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी 10 में हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। नए वीक का आगाज़ हो गया है और नए वीक का आगाज़ मैंने जब भी कहती हूँ कि हमेशा मोटिवेशन के साथ करें, नई दिल लगी के साथ करें, नए अज़्म के साथ करें। और जब आप अपना वीक प्लान करते हैं, अपना डे प्लान करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आप जो भी अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो प्लान ज़रूर कीजिए कि आज हमने क्या क्या करना है, इस हफ्ते में क्या क्या टारगेट्स होंगे और हमें उनको कैसे अचीव करना है। मेरी अपनी तो ज़ाती तौर पर प्रैक्टिस यही होती है कि जी गोल मैं सेट करती हूँ कि अच्छा जी ये काम रह गए, हमें इस तरह से करना है और इनको इन दिन में हम कर सकते हैं। तो जब आप कैटेगराइज कर लेते हैं, अपना स्केड्यूल कर लेते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सेहतमंद और जो तंदुरुस्त ज़िंदगी है हर इंसान की जो है वो बड़ी ख्वाहिश होती है, क्योंकि अगर सेहत ना हो तो इंसान जो है वो दौलत, शौहरत, इज़्ज़त और शायद कोई भी नेमत हो, अगर आपके पास सेहत नहीं है, यह सब हमने कोविड के दौर में सीख भी लिया कि बहुत अमीर कबीर लोग थे लेकिन कोविड का मुकाबला ना कर सके, क्योंकि जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है ऑक्सीजन, जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है सेहत, वो कोई भी अगर आपसे छीन ले तो फिर आपकी कोई धन दौलत कुछ भी काम नहीं आता। तो क्या है कि तंदुरुस्ती यकीनी तौर पर हज़ार नेमत है और सेहत बख्श माहौल में जो है वो हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए। और जो हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसमें हम पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट और दीगर जो चीज़ें तमाम आ जाती हैं, उनसे दूर रहें तो अपनी सेहत जो है आप देखेंगे कि आप एक बड़ी तब्दीली अपने अंदर महसूस करेंगे। तो इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे और जो है वो हमारे मेहमान, उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। मेरे साथ अशरफ खान साहब मौजूद होंगे, वेलकम टू द शो। मेराज अख्तर साहब भी शामिल गुफ्तगू होंगे, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वीक प्लान क्या है, वही बना रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं? बस वो खबरें आना शुरू हो गई, आपको पता है सुबह हो गई सुबह से लेकर शाम तक खबरों के और मेराज भाई का खाता तो शाम में खुलता है ना? नहीं, सुबह में ही खुलता है भाई। क्यों? क्राइम वालों का तो मैंने देखा है शाम में ज़्यादा। नहीं, क्राइम का तो कोई वक्त नहीं होता। अब देखिए पूरी रात में जो क्राइम हुआ होगा वो भी हमें रिपोर्ट करना होगा ना। सुबह फजर के वक्त ज़्यादा वाक़यात होते हैं, आपको पता है। फिर सुबह मॉर्निंग में जो पीक आवर होता है, ऑफिस जाने वाला और कारोबार और काम पर जाने वाला जो वक्त होता है, ख़ासतौर पर रश वाला, इसमें भी वारदातें ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरह दिन में भी चलती रहती है, शाम में भी। हाँ, ये आपने सही कहा कि शाम में ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि रात के बाद कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ सुनसान भी जाता है और फिर वाक़यात जो है वहाँ ज़्यादा होते हैं। यानी दुकान आपकी खुल चुकी है? दुकान तो खुली रहती है, दुकान क्यों बंद होगी दुकान बंद होनी भी नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, खबरें चलती रहनी चाहिए, आती रहनी चाहिए। अच्छा जी, तो खबरें हमारे पास भी हैं, कुछ शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जनाब KMC का जो सफारी पार्क है उसमें जंबो सफारी के नाम से एक नया तफरीही मरकज़ जो है वो आवाम के लिए खोल दिया जाएगा इस मंथ के एंड में। ये हम बात करते हैं, अशरफ भाई ने बताया भी था ना, जंबो सफारी में आपका जाना हुआ था, गुजर हुआ था, क्या बना उसका, आपने देखा था तो? अच्छा है जी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जंपिंग कैसे, जैसे आपने डिफेंस में देखा है बहुत महंगा, तो एक वो अच्छी सर्विस वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। सबसे अच्छा ये है कि मैं काफ़ी अरसे के बाद जब हमारे हैं रिपोर्टर एहसन अब्बासी, उन्होंने बताया तो मेरी थोड़ी सी लड़ाई भी हुई। मैंने कहा भाई हालत देखो, घास भी नहीं है वहाँ पे, बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, एक गार्डन है ना वो, तो जैसे वहाँ पे वो कह रहे हैं आप जाएं, जाके देखें, बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ट्रेन लगा दी है, मतलब वो सफारी पार्क का बता रहे हैं? जी सफारी पार्क। अब वहीं पे जंपिंग कैसे बहुत बड़ा जाइंट है ये, और ये पहले उन्होंने वहाँ पे कैफ़े का रखा था, तो फिर उसके बाद आइडिया दिया जंपिंग कैसे, कोई बच्चे आते हैं और वहाँ पे आके वो खेलेंगे, और प्राइस भी बहुत अच्छी है। अब ये 30 अगस्त को आखिरी है, फाइनल हो जाएगा, पूरा सिस्टम कर रहे हैं और बहुत अच्छा, वो मेरे पीछे पड़ा, फैमिली को लेके जाइएगा, मैं चले जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, रेस्टोरेंट आ गए हैं वहाँ पे, बच्चों के लिए ये भी आ गया है, और हो सकता है शायद बड़े भी कूदें, क्योंकि बहुत बड़ा है वो है। अगर क्योंकि वो जो क्लिफ्टन में बना है उसमें तो बड़े भी कूद सकते हैं, महंगा बहुत है वो। 3000 रुपये टिकट है ना? अब 1500 कर दिया। 1500 कर दिया। चले इसके भी टिकट पे भी बात करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये 21वीं फार्म एशिया जो है वो 20 अगस्त से कराची में मुनक्किद होने जा रही है और ई-कॉमर्स गेटवे के ज़ेर एहतमाम ये नुमाइश की जाएगी, जहाँ 200 से ज़ायद कंपनियाँ 750 बूथ्स पर अपनी जदीद तरीन मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आवाम की खदमात में पेश करेंगी। और जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान कन्वेंशन के मेहमान जो है वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे। इसके अलावा जी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध में पंजाब की तरह बिजली सस्ती करने के लिए पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत को ख़त लिखने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह अपने सूबे को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध पंजाब की तरह आवाम को 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कमी का रिलीफ दें और उन्होंने ख़त में कहा है कि जी बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिला तो आवाम में एहसास महरूमी पैदा होगी। तो सस्ती बिजली करने के लिए फ़ंड मख्तस किए जाएँ और सूबे में बिजली को सस्ता किया जाए।
इसके अलावा जिला अस्पताल कराची की जानिब से मज़ीद 3 वार्ड्स का जो है इफ्तिताह करने का आज ऐलान किया गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन 3 वार्ड्स का इफ्तिताह करेंगे। फलाही इदारे पेशेंट एड्स फाउंड महकमा सेहत की मुआवनत से मरीज़ों के लिए मज़ीद 3 वार्ड्स बनाए जा रहे हैं जिसमें शोबा नफ्सियात होगा, न्यूरोलॉजी होगा और स्ट्रोक यूनिट और साइबर नाइफ का इफ्तिताह भी होने जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इसके अलावा मुर्गी के गोश्त की कीमत को पड़ लग गए, एक दिन में बड़ा इजाफा देखने में आया और शहर कायद में मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है और कोई रोकने वाला नहीं है। 150 रुपये इजाफा किया गया, तकरीबन 650 से 700 रुपये तो मिल ही रही थी चिकन, अब 800 रुपये तक वो पहुँच गई है और कोई भी इस पर पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अगस्त से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और कराची के तमाम अज़ला में जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। डायरेक्टर एनक्रोचमेंट का ऐसा कहना है। अब तो ख़बर ये पढ़ने का दिल भी नहीं चाहता क्योंकि कोई जो है ना इसके ऊपर हैपनिंग नहीं हो रही होती। इसके अलावा कराची में ज़िला इंतज़ामिया का काम भी ट्रैफिक पुलिस ने करना शुरू कर दिया है। सिटी ट्रैफिक स्टेशन के अहलकार शहरियों के खदमात में पेश हैं और शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ बारिश के बाद गड्ढे पड़ गए थे और गड्ढों के बाइस जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी, तो गड्ढे बढ़ना भी शुरू कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि मुतादिद भर भी दिए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक है उसकी रवानी में मुश्किलात ना आ सकें। इसके अलावा मलीर में जो रेती और बजरी निकालने का सिलसिला है वो शुरू है। पुलिस मुलविस होने का भी इंकशाफ है। मलीर में दफ़ा 144 की पाबंदी के बावजूद रेती बजरी निकालने का गैर कानूनी धंधा एक दफ़ा फिर शुरू हो गया है और डिप्टी कमिश्नर ने कराची को जो है वो ख़त लिखकर आगाह भी कर दिया है और ये बताया गया है कि पाबंदी होने के बाद भी ये काम हो रहा है, जिसके इलाकों में मलीर में मनगोड, मलीर सिटी, बिन कासिम, शाह लतीफ़ और गड्डाब से रेती बजरी चोरी करके फ़रोख्त की जा रही है और सिंध हाई कोर्ट ने भी रेती बजरी निकालने पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो कि चिकन प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्यों भाई अशरफ भाई? देखें, जो सीज़न होता है उसमें हमेशा सप्लाई साइड का है और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस जो है अब समझ लें कि 800 रुपये पहुँची और ये मज़ीद इजाफा होगा। जो मेरी जो इनके चिकन एसोसिएशन और ये सारी हैं, क्यों वजह क्या है मज़ीद इजाफे की? मौसम ऐसा हुआ है कि उनकी जो पैदावार थी मुतासिर की, बहुत सारी मुर्गियाँ मर भी गई हैं और सप्लाई चेन डिमांड के हिसाब से जो है वो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जब सप्लाई और डिमांड में फ़र्क होता है तो यकीनी तौर पे ये बढ़ाते हैं, मगर ये जो तेज़ी है ना, आपने देखा, आपने खुद बताई प्राइस 600 साढ़े 600 यकीनी तौर पे आप खरीद रही होंगी। हाँ, बिल्कुल 800 रुपये। अगर आप अभी आज जाएंगी तो अब वो यहाँ पे सिस्टम ही कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। कमिश्नर कराची जो रेट दे रहे हैं उसके तो आसपास भी नज़र नहीं आ रही चिकन की प्राइस, यानी कि पर केजी अगर देखें वो 600 रुपये की प्राइस दी हुई है उन्होंने। मार्केट में चल रहा है कहीं 780 है, कहीं 800 रुपये, 10-20 रुपए का फ़र्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बैठा के पूछिए कि ऐसा क्या हो गया। ये तो पूरी एक, आपको पता है ना, निज़ाम चल रहा है, वो पूरी एक आपका फॉर्म टाइप का बनाया हुआ है, वहाँ से चिकन की सप्लाई होती है, तो उनको बैठा के पूछें ऐसा क्या हो गया है। हमने भी जो रिपोर्टिंग की है तो ये आप देखें, ये जो आप कहेंगे ना एक दिन में या 2 दिन में, या अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में 300 रुपये महंगी हुई है। मतलब एक हफ्ते पीछे जाएं 7-8 दिन पहले तो आपको चिकन का गोश्त जो है 540-560 रुपये मिल रहा था, अब 800 रुपये किलो का ये जो आप गोश्त बता रही, गोश्त के रेट दे रहे हैं हम। तो इतनी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, अब ये कहाँ आएगा? आपका जो महंगाई की जो बास्केट है उसके अंदर इसकी प्राइस आएगी। दूसरी चीज़ें जब गवर्नमेंट कर रही है कि पेट्रोलियम प्राइस को कम कर रही है, दूसरी तरफ जो दीगर जो है अजनास की कीमतें, लेकिन हम देखें कोई भी अजनास, दालों की कीमत उठा लें आप, चावल की कीमतें उठा लें आप, आटे की कीमत उठा लें आप, तो कोई कम नहीं हो रही हैं। अगर ये आटा बस पिछले दिनों सस्ता हुआ है काफ़ी, मतलब अब 2-4 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वक्त हम देखें ना, हम तो अपनी गंदम पैदा करते हैं। हाँ, बात वही, उसके हिसाब से उसके बावजूद अगर हम देखें तो इस वक्त रेट जो आटा जो 100 रुपये किलो, तो एक आम आदमी का सोचे ना, अगर वो घर में 10 किलो लेके जा रहा है, 1000 रुपये का आटा, फिर गोश्त लेगा, सब्जी लेगा, तेल घी लेगा, तो प्राइस को कंट्रोल करेंगे तभी जाके आपके ऊपर बोझ यानी बजट कंट्रोल में आएगा। ये किसका काम है फिर? कमिश्नर कराची साहब। अगर तो कमिश्नर कराची ने जो रेट दिए हुए हैं वो तो 600 से भी कम है। वो मतलब वो तो कहीं पे दूध का भी देख लें ना आप, दूध जाके देखें या कोई चीज़ भी अजनास की देखें, चीनी का रेट देते हैं, मसालों का रेट जारी, इनका वैसे ओवरऑल देखें ना, इनका काम नहीं बनता है। ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आना चाहिए। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक हर हफ्ते का आपने देखा होगा जो हम डाटा देते हैं, वीकली स्टैटिस्टिक आता है क्या महंगाई रही, वो पूरे मुल्क में हर शहर से डाटा लेके वो डाटा देते हैं और कमिश्नर साहब उसको देख के दे देते हैं। अब मसला ये, आप सड़क पे तो जाएं,
गलियों में जाएं, रेट देखें, टमाटर का रेट क्या है, आलू का क्या है, प्याज का क्या है, बस आप रेट जारी सब्जियों के कर रेट हमारे पास होते हैं, ज़रा क्यों करें और दिखाएं, वो भी उस पर भी बात करेंगे कि चलें जी अगर ऐसा हो महराज भाई कि जी मुर्गी बहुत महंगी है तो आप सब्जी खरीद लेंगे, लेकिन सब्जियों के भी रेट कोई नीचे तो नहीं है, आसमान से ही बातें कर रहे हैं ना। चिकन जो है वो काबू, मटन और बीफ तो आप छोड़ ही दें, वो तो पहले ही आउट था। देखिए भैया, हांडी पकाना जो है ना घर में, वाकई कोई आसान काम नहीं है। ना तो सब्ज़ी के रेट जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में आ रहे हैं, ना मुर्गी के आ रहे हैं। कोई भी आइटम, जैसे कि अशरफ भाई ने भी जिक्र किया, आटा भी है, दालें भी हैं, चावल भी है, किसी भी चीज़ का कोई रेट जो है जो सरकार ने दिया हुआ है उस पर वो हमें फ़रोख्त होता हुआ तो कहीं भी नज़र नहीं आता। और वाकई मैंने कल ही इत्तेफाक की बात है, रात को चिकन ख़रीदा तो मुझे खैर 750 रुपये के हिसाब से उन्होंने केजी गोश्त दिया था। तो अब ये बता रहे हैं कि अब आज से और मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर देखें, अगर कोई बीमारी आती है और फार्म में कोई मुर्गियाँ मरती हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पब्लिक का मसला है, क्योंकि जब फ्लॉग उनके उतरते हैं और जब वो कमा रहे होते हैं तो उस वक्त तो पब्लिक से कोई नहीं पूछता कि भाई इतनी मुर्गियाँ नहीं मरी इस साल या 6 महीने नहीं मरी, हमने तो खूब कमाया। अब वो मुर्गियाँ मर गई तो उस मरी हुई मुर्गी के पैसे भी आवाम से निकालेंगे, तो ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात और है। अगर शॉर्ट भी है, फॉर एग्जांपल माल तो जितना है उतना बेच दें नॉर्मल प्राइस पे। आप ज़रूरी है कि आपको महंगा करके डबल ट्रिपल प्राइस पे बेचना है। बीच में आपने देखा होगा, अभी तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले कुछ बहुत कम रेट आ गए थे मुर्गी के, 400 रुपये समथिंग आ गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ये उसका जो खसारा है वो पूरा किया जा रहा है। उस वक्त जो सस्ती बेची थी अब उसको महंगा कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चिकन एडजस्टमेंट चार्जेस, बिल्कुल। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रक के ट्रक भर के आ भी रहे हैं इसी शहर में, आपको किसी दुकान में मुर्गी शॉर्ट नहीं मिलेगी। मतलब चलिए, या तो ऐसा हो कि भाई मुर्गी शॉर्ट हो जाए, दुकानों में मिल नहीं रही इसलिए महंगी हो गई है, कुछ दुकानों में मिल रही है। आपको सब जगह भरपूर तरीके से चिकन जो है वो भरा हुआ मिलेगा, लेकिन रेट उनकी मर्जी के होंगे। ये वही इन्होंने ना सिस्टम खुद बना लिया है। जी जी, थोड़े अरसे में, थोड़े 2-3 महीने में इतनी महंगी कर देते हैं, फिर नीचे आती है तो बस 500 550, बहुत भी सस्ती हुई तो। बात चेक एंड बैलेंस की है ना, चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई है नहीं, तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं। फिर उसमें जब ज़्यादा इस पर प्रेशर आएगा और मीडिया पर चलेंगी ये चीज़ें, तो आप देखिएगा अगले आने वाले चंद दिनों में फिर थोड़ा सा रेट नीचे आएगा, फिर खामोशी से ऊपर चले जाएगा। तो ये मामला तो है, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और कार्रवाई नहीं होगी। ये जो दिखावे की कार्रवाई होती है ना असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से, कि चालान कर दिया जी हमने, उनको जुर्माने कर दिए, तो उस जुर्माने के पैसे अलग करके बैठे होते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या 20,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा, 25,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। वो जुर्माना एक दफ़ा जब हो जाता है उसके बाद उनकी दुकान पर फिर कोई नहीं आता, तो वो 2-3 महीने के लिए आज़ाद हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और थोड़ी देर बाद दुकान भी अगर सील भी कर जाए तो 10-15 मिनट बाद वो जाके खुलवा लेते हैं, वो खुद ही सील खोल। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये भी तो मसला है कि आप जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले रहे। और फिर कौन कमिश्नर कराची के रेट सुनेगा, जैसे हमने दूध की कीमतों में भी देखा है, सब्जी की कीमतों में भी देखा है, और इसी तरह चिकन प्राइसेस में भी देखा है, अंडे की कीमतों में भी देखा है। सबकी तरफ से जो कमिश्नर्स आपकी जो लिस्टें आती हैं उसमें प्राइस बहुत कुछ और होते हैं और मार्केट में रेट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात करेंगे अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अच्छी खबर भी है। हम ये देख रहे हैं कि जिन्ना हॉस्पिटल में नए वार्ड्स का इफ्तिताह आज से होने जा रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इसका इफ्तिताह करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो शोबे नफ्सियात का इजाफा किया जा रहा है, न्यूरोलॉजी सेंटर और कायम किए जाएंगे, स्ट्रोक यूनिट्स बनेगा, और साइबर नाइफ जो है वो अभी तक सिविल में था ना, साइबर नाइफ खाली। जिस तरह कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है जिस तरह है, तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको सस्ता इलाज भी नहीं मिल रहा है। तो अगर ये डिपार्टमेंट्स और बढ़ जाएंगे तो आप लोगों की क्या राय है इस पर? नहीं, अगर जिन्ना आप जाएं अभी यकीन तौर पे विज़िट, एक प्रोग्राम होना चाहिए वहाँ पे भी। नई बिल्डिंग बनी है और वहाँ पे जो है ना आपका ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको देख के इन्होंने फ्लोर वाइज जो है जाके उनको जो ऑप्शन इनको नए नए मिल रहे हैं, नए वार्ड्स लेकर आ रहे हैं। और जो आपने बताया कैंसर वाला मामला, ये है कि हमारे भी मतलब कि कुछ दोस्तों में से जब वो इन्फॉर्मेशन मिली बहुत शॉक हुए हम कि पता ही नहीं चलता है। और ये है कि अगर आप उसकी जांच करा लें, टेस्ट करा लें, और वो टेस्ट इतना महंगा है रमशा कैंसर का, तो वो आम बंदा जो है ना बिल्कुल हिल जाता है। एक इंजेक्शन में बताऊं कि जो उसका कीमो होती है, तो मेरे बहनोई साहब कैंसर स्पेशलिस्ट है, तो कीमो होती थी, उसका इंजेक्शन में 10 साल पुराना रेट दे रहा हूँ, 10,000 रुपये का था। अभी तो लाख रुपए से ऊपर चला गया वो। अब 10 साल पहले वो एक इंजेक्शन, क्योंकि मैं उनके हॉस्पिटल गया तो एक बच्ची आई हुई थी, गरीब आदमी, 14 इंजेक्शन लगने होते हैं। तो उसको कहा कि इंजेक्शन लगेंगे ये उसको ना, तो छोटी बच्ची थी वो। अच्छा, मैं देख रहा था उनके रूम में बैठा हुआ था, उन्होंने बोला कि ये तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ आने का मसला था। वो ऑफिशियल इन्नम हॉस्पिटल था पेशावर का,
तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ पहुँच नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने फिर वो लिख के दिया, फिर वो वहाँ से सरकारी उससे उनको मिला। अब आप 10,000 रुपये का इंजेक्शन 10 साल पहले, अब अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना रेट, क्योंकि अभी रिश्तेदारों में से किसी ने वो पता करवाया, उनके जानने वालों में कैंसर डायग्नोज हुआ, लाख रुपए का वो इंजेक्शन लगता है, 14 इंजेक्शन लगने हैं, हर महीने लगने हैं। वो कहाँ से करेगा, कहाँ से करेंगे? मगर ये है कि अगर ये अब वो पता है क्या सोच रहे होते हैं कि अगर हम घर बेच दें, हम चीज़ें बेच दें, तो हम ज़ाहिर है अपनी वालदा का तो इलाज कराएंगे ना। ये हाल है। सही कहने कि हमारे साथी रिपोर्टर, आप भी जानती हैं, उसका इंतकाल हो गया था, तो उसका तो फ्लैट बिक गया था। ऐसे ही तो रुमैल जानती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो उसका बहुत लंबा इलाज चल रहा था, अल्लाह मियाँ ने मतलब खैर उसकी जान यही रखी थी यहाँ तक कि, लेकिन ये इतना महंगा इलाज है। इस वक्त जो बीमारियों में सबसे डेंजर जो है ना, कैंसर है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बचने के लिए कुछ भी अगर कोई शक भी हो ना, तो उसके लिए आपको जाके उसका टेस्ट कराना चाहिए। जो हम लोग क्या करते हैं अमूमी तौर पे, जो देखा ना, जो क्लिनिक होते हैं जनरल डॉक्टर, उनको दिखाते हैं, वो अपना नॉर्मल वाली दवाइयाँ दे देता है। कैंसर के कुछ सारे जो आते हैं इनिशियल, जैसे आप कभी बुलाइएगा डॉक्टर को, तो यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे कोई दाना निकल गया, वो सख्त हो रहा है, आपको दर्द नहीं कर रहा, वो पेन नहीं करेगा, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर पेन कर रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन दे रहा है कि आपको दाना, वो नहीं है। लेकिन कैंसर का ये होता है कि उसको फिर आप बायोप्सी होती है, बिल्कुल तो वो सारा होता है। तो प्रोसेस हमें मालूम करना चाहिए जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, ताकि हर कोई इंसानी जान बहुत कीमती होती है, और ये वाली जो बीमारी है बहुत ही ख़तरनाक, अल्लाह ना करे किसी को। लेकिन ये है कि आपके प्रोग्राम से ये कि ये जो करने जा रहे हैं जिन्ना हॉस्पिटल में, मगर ये किसी कंटिन्यूशन होनी चाहिए। और जिन्ना में इतना रश होता है ना, इतना रश होता है। अब ये जो नई बिल्डिंग बनी है, मैं भी गया था उस नई बिल्डिंग में, अब ये न्यूरोलॉजी का बता रहे हैं, 7 नाइफ का बता रहे हैं, और ये सारा अगर होता है तो ये पूरे फ्लोर हैं, ये बता रहे आप यकीन करें, ये जो इन्होंने अगर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसको और वार्ड्स बना रहे हैं, तो इसकी भी बहुत ज़रूरत है। ये कैंसर की तो हम बात करें कि इतना पेनिट्रेट कर रहा है सोसाइटी में, अभी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब है लोगों की। बिल्कुल है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हैं। दूसरी बात है महराज भाई, अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन है, उसे छुड़वाने के लिए भी आपको बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल जो है वो टैक्टिक्स चाहिए, वो आप अप्लाई करते हैं तो वो उनसे जो है ना वो बचते हैं। तो और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें भी इतनी बढ़ गई, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत थी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है इस तरह की डिपार्टमेंट। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। देखिए आजकल का जो माहौल हो गया है, एक तो महंगाई, परेशानी, बेरोज़गारी, बहुत सारे अवामिल हैं जिन्होंने मिलकर जो है ना हमारे माशरे को इस वक्त जो है ना काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को जहनी मरीज़ बना दिया है। हर कोई अपने अपने हिसाब से साइको पेशेंट बन चुका है, लेकिन अंदाज़ा बहरहाल नहीं हो पाता। अब हालात ऐसे हैं क्योंकि बंदा जब ऑफिस में या अपने काम पर है तो वहाँ की टेंशन जिसको है, उसके बाद वो अपनी फैमिली में जाता है तो वहाँ की टेंशन जिसको है, तो उसका जहन पे असर पड़ना तो खैर लाजमी सी बात है। लेकिन चले, बहुत अच्छी बात है कि कुछ हमारी सेहत के शोबे में काम होता हुआ तो नज़र आ रहा है। जिन्ना हॉस्पिटल हमारे यहाँ तो एक देखिए अब्बासी हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है और सिविल हॉस्पिटल है। ये 3 अस्पताल ऐसे हैं कि जहाँ पर कराची के ही तकरीबन जो अनऑफिशियल आबादी है हमारी 4.25 करोड़ तकरीबन, तो उसके अलावा भी जो है अंदरूनी सिंध से भी लोग आते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। हमारे तो अफगानिस्तान से और दीगर ईरान से भी जो है ना लोग आके इन बड़े अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, क्योंकि जो भी बात है, जितना भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये है कि डॉक्टर्स जो है, मैंने जिन्ना और सिविल जैसे डॉक्टर्स नहीं देखे। बिल्कुल बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमने अभी बीच में ये भी सुना, अभी शायद आपको भी नॉलेज होगी कि डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद जो है वो कम है, तो उसको भी पूरा करने की ज़रूरत है कि उसको पूरा कर लें तो शायद कुछ आसानी हो, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और बीमारियां जो हैं वो भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और फिर अंदरूनी सिंध से लोग आ रहे हैं, कराची से लोग आ रहे हैं, तो वो उस कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी है नहीं इन अस्पतालों की, और फिर उस हिसाब से उनका स्टाफ भी नहीं है, तो उस पर भी इनको तवज्जो की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छी बात है, बिलावल साहब जो है इसका इफ्तिताह करेंगे और इस तरह के वार्ड्स जो है वो बन रहे हैं या बन चुके हैं, तो उसमें लोगों को फ़ायदा ही होगा। लेकिन एक तो इनकी तादाद बढ़नी चाहिए, दूसरा फिर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़नी चाहिए, ताकि लोगों को वक्त पर जो है इलाज की सहूलियात जो है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए अस्पतालों का क़याम और जो डिस्पेंसरीज हैं उनको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। जो गली मोहल्लों में हमारी यहाँ हाल है, जो गवर्नमेंट के अस्पतालों का या डिस्पेंसरीज का, वहाँ तो डॉक्टर है ही नहीं, वहाँ तो बस बिल्डिंग्स हैं, और उसमें जो है या तो सियासी दफातर चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, या फिर जो है वो डॉक्टर्स ही नहीं है, गाय भैंसें बंधी हुई हैं।
मतलब इस तरह का हाल है। तो उनके ऊपर भी बिलावल साहब को चाहिए कि नजरसानी करें। खाली जिवल और सिविल और जिना ही नहीं है, दीगर जो है वो सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा पूरे सिंध में, ये कराची का मसला नहीं है, पूरे सिंध में काम होने की ज़रूरत है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है अभी। बिल्कुल। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी ने सिंध में पंजाब की तरह बिजली सस्ती करने के लिए पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को ख़त लिखने का ऐलान कर दिया और ये कह रहे हैं अशरफ भाई के 14 रुपये फी यूनिट जो है वो बिजली आवाम को देनी चाहिए और ये रिलीफ दें। देखिए अभी हम पंजाब का देखें, पंजाब का जो ऐलान हुआ है तो उसको हमें समझना ये होगा, तो पंजाब की गवर्नमेंट ने ये किया है कि 2 महीने के लिए 500 यूनिट तक के लिए उन्होंने जो है 14 रुपये पर यूनिट कम किया है और उन्होंने अपने बजट से जो डेवलपमेंट फंड से उसमें उन्होंने 40 अरब रुपए 2 महीने के लिए दिए। ये पूरे लंबे अरसे के लिए नहीं है। मगर यहाँ जो हमारी बात हुई थी तो नासिर हुसैन शाह सूबाई वज़ीर तवानाई, तो उनसे हमने पूछा भी, मैसेज भेजा था, तो उन्होंने कहा हम वर्किंग कर रहे हैं, हम दूसरी चीज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो हमने 500 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट जो फ्लोटिंग लगाने जा रहे हैं, तो उसके टाइम फ्रेम ये है कि लंबे अरसे के लिए एक प्लानिंग करें। उसके लिए आपने उसको वो भी बनाए कि ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी भी, ताकि वो अपनी बिजली बना के हम अपने सिस्टम में दें। नहीं तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं सिर्फ प्लान ही चलता रहेगा या इसका फायदा भी होगा? फिर वही होगा, प्लानिंग करते 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 हुकूमत निकल जाएगी, वो प्रोजेक्ट कहीं रह जाएगा। नहीं, इस दफ़ा ये इनको करना पड़ेगा क्योंकि जो नज़र आ रहा है, क्योंकि बिजली और इन सब के ऊपर वो स्पीड में जा रहे हैं। अब वहाँ पे जो कर रहे हैं वो 2 महीने का है और यहाँ पे जो चाह रहा है, अगर हम देखें जो पीछे से हम खबरें दे रहे हैं, हमने मुलाकात भी हुई है, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज़ में जैसे हमने कहा था 300 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं सार्फिन पूरे सिंध में, तो हमको कोशिश करेंगे उस सोलर प्लांट से हम 500 मेगावाट जो बिजली बना के पहले हम 200 यूनिट फिर 300 यूनिट उनको हम फ्री कर दें, ताकि वो नेशनल ग्रिड में देंगे। जैसे आपका मेरा बिल आया, हमारा आया जैसे कि 280 यूनिट आया, अब वो बिल आएगा तो सिंध गवर्नमेंट ने जो अपने पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड में दिए 500 मेगावाट से, तो उसको कहेंगे वो 500 मेगावाट दिया तो इसमें से उसको माइनस कर दो बिजली के। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि प्रोसेस कितनी देर में लगता है, क्योंकि जो हमने पूछा था उन्होंने कहा था कि ये 6 से 7 महीने में हम इसको तेज़ी से इसको आगे लेके जाएंगे। ये लंबे अरसे का नहीं है कि 3 साल 4 साल, 6 से 7, क्योंकि आप सोलर भी प्लांट लगाना है, ज़मीनें लेके भी हो रहा है। के इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो वो भी मुख्तलिफ जगहों पे करी, लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट इन सबको मिला के कर रही है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है, हम शॉर्ट टर्म की जो सोचते हैं, जैसे अभी हम बताऊँ जो आप सब बोल रहे हैं कि पंजाब ने सस्ती कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि आपको बिजली के जो निज़ाम है उसका जो प्राइस है वो नेपरा डिसाइड करता है। नेपरा आपका नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इलेक्ट्रिक की, वो प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूट करता है तमाम डिस्कोर्स की, उसके बाद वो प्राइस आ जाती है और पूरे मुल्क में जो है यूनिफॉर्म रेट है। यानी कि कराची हो, सिंध हो, सक्खर हो, इसके बाद आप पंजाब में कहीं चले जाएं, KPK में चले जाएं, तो आप प्राइस रेट लेंगे ना फर्क पर यूनिट तो सेम है। लेकिन मसला ये है कि इसको अगर कन्वर्ट करना है, अब वो क्या करेगी, सिंध गवर्नमेंट को अगर बोलेंगे तो सिंध गवर्नमेंट को सब्सिडी निकालनी पड़ेगी उस बिजली के रेट पे, और वो सब्सिडी जो सिंध गवर्नमेंट देगी वफाक को, जैसे पंजाब दे रही है 2 महीने के लिए, उनके जितने भी कंज्यूमर हैं 500 यूनिट के, उन्होंने निकाला है कि पर मंथ 20 अरब रुपए आ रहा है, तो 2 महीने का है 40 अरब रुपए। अब सिंध की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पे अगर हम मरदमशुमारी से भी लें और वो सारा, तो अगर हम यहाँ के भी लें आबादी के लिहाज से तो सिंध में कम है। अब हमें 40 अरब तो 2 महीने के लिए नहीं चाहिए होंगे। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ, आपकी क्या राय है इसमें महराज भाई की लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जैसे अशरफ भाई बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत प्लान करिए उस तरफ जाना चाहिए या दे दें फौरी तौर पर रिलीफ? आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल देखिए लॉन्ग टर्म की तरफ जाना चाहिए। अब ये 2 महीने के लिए करना इस काम को या 4 महीने के लिए करना, तो ये बेकार है। 2 और 4 महीने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा किसी को? किसी का बजट अपनी जगह पर नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर ये सोलर पावर पे मुंतकिल हो रहे हैं और वहाँ से बिजली बना के एक इलेक्ट्रिक को दे सकते हैं और उसके बाद कोई रिलीफ हमें मिल सकता है, तो फिर ये ज़रूर होना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए ये वो काम है जो लोग कई सालों से अपने घरों पर खुद ही कर रहे हैं। मतलब लोगों ने अपने घरों पर सोलर पैनल्स भी लगाए हुए, उनको सब पता है। आप यकीन करेंगे 3 दिन में एक बड़ा सेटअप अगर आप बनाते हैं अपने घर की छत पर, तो 3 दिन में वो कंप्लीट होकर ऑन हो जाता है। सही ना? ठीक है, आप बहुत बड़ी जगह पर बना रहे हैं और उसमें ज़ाहिर बात है प्लेट्स भी ज़्यादा होंगी, वायरिंग्स भी होंगी, नेट मीटरिंग होगी, 10 किस्म के मामला हैं। तो यह है कि ठीक है टाइम लें, लेकिन फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ना होना कि उसके बाद फिर जैसे कि देखा जाता है ना कि भाई हमने सोलर लगाया तो उसके बाद मौसम ही अबर आलूद हो गया। तो उसके बाद देखिए कुदरती तौर पर जो है
ऐसा ना हो इनके साथ। इनको अगर ये सिद्ध के दिल से काम सोलर लग करते गया आपका हैं घर में? और नहीं, मेरे घर पे नहीं लगा है क्योंकि बजट बहुत आउट है उसका। हाँ, ठीक है ना, तो अब ये लगा रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी। इस वक्त कराची का हर शहरी, देखिए हर तबके का शहरी इस वक्त परेशान है। उसके बिल्स जो हैं वो, जैसे मेरा 52,000 रुपये का बिल आया, मैं यकीन करें मैं बिल्कुल शॉक हुआ हूँ और दिमाग बिल्कुल मेरा जो है ना आउट हुआ है कि मैं अपने बजट को कैसे मेंटेन करूँगा। बिल पे मुझसे लड़ रहे थे वो, बिल ज़्यादा है। मैंने आगे एक्स्ट्रा बैग दिखाया, मैंने कहा एक्स्ट्रा बैग कर ले मैनेज। लेकिन बात यह है कि जिस बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे जिनके इतने बिल्स आ रहे होंगे, उनका बजट सबका आउट हुआ हुआ है और अभी से नहीं हुआ, कई माह से ऐसा हो रहा है। तो अब इसके हल के लिए सूबाई हुकूमत को ही देखना पड़ेगा। अगर विफाक इसमें साथ नहीं दे पा रहा तो सूबाई हुकूमत इसमें साथ दे, कोई ऐसा रास्ता तो निकाले कम से कम कि कुछ थोड़ी बहुत सही लेकिन कुछ तो कमी हो इस बिलों में और लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो ज़रा मौसम की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि आज शहर भर में मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि हमने ये भी देखा कि हल्की फुल्की रिमझिम जो है वो जारी रही शहर भर में। कल भी ख़ास तौर पे रात के औकात में हमने देखा कि हल्की हल्की बूंदें चलती रही, बहुत अच्छा जो है वो मौसम हो गया था। तो आज भी यही कहा जा रहा है कि 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो वेदर फोरकास्ट है कि पारा जा सकता है। और आज बारिश का इम्कान तो नहीं ज़ाहिर किया गया, लेकिन ये कहा गया था कि 17 अगस्त के बाद से तेज़ बारिशों का इम्कान होगा, लेकिन तेज़ बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की रिमझिम ही हो रही है। शहर के कुछ इलाके हैं जहाँ से रिपोर्ट हुआ था कि जो आप यूँ कर रहे हैं ना, हुआ था ऐसा कुछ नहीं। वो महकमा मौसमियात वाला ना कसम से हमारे वो जब बोलते हैं ना, सुबह फजर के बाद कुछ थोड़े हल्की फुल्की बारिश हुई थी, रात भी हो रही थी 3-4 बजे, कहीं हुई है और कहीं नहीं हुई है। साउथ के इलाके में साउथ ने तो वीडियो बना के भेजी, बड़ी तेज़ बारिश हुई थी। अच्छा, न्यू कराची और सुरजानी टाउन में हुई है बारिश कल। हाँ, बिल्कुल ड्रिजलिंग हो रही होगी, बूंदाबांदी हल्की हल्की हल्की, मगर हमारी तरफ तो नहीं मिली। नॉन फाइलर है ना हम लोग। आप नॉन फाइलर है ना, पूरे पैसे नहीं। फाइलर्स की तरफ हो रही है। लेकिन अच्छा मौसम बेहतर हो गया है वैसे। मौसम पहले से बेहतर है, वरना यकीन करें ना यहीं आगे बैठते तो डिस्कस सबसे पहले क्या होता था, एसी इधर करो, एसी इधर करो, गर्मी की शिद्दत कितनी रही, किस तरह। लेकिन ये कि ये कम से कम वो जो हीट वेव वाला मामला था ना वो ख़त्म हो गया। बहुत बेहतर है पहले से मौसम और अच्छा है। मेरे ख्याल में तो ऐसे ही रहना चाहिए कराची के मौसम। अभी तो ये कहा ही जा रहा है, देखते भी हम पैटर्न यही कि अगस्त में तो अच्छा हो जाता है, फिर सितंबर में गर्मी का फिर एक जो है वो वेव आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर अक्टूबर में थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होता है। खैर अगर ये इस तरह ही सस्टेन करे, मौसम अच्छा रहे तो बहुत अच्छा है। खैर ये तो अल्लाह की देन है। हाँ बिल्कुल, अब थक चुके हैं कैसा आता है और कैसा नहीं आता। बिल्कुल, एसी चलाना भी मुश्किल हो गया ना, आप तो डसे में अभी बिल आपका इतना आया था। यकीन करें, फिर याद दिला दिया आपने, मैं तो डिप्रेशन में चले जाता हूँ बिल देख के। हाथ है ना, बड़ा मसला यही है अभी। क्या करें, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। भरना है आपने, भरना है भाई, नहीं भरेंगे तो। हिसाब किताब आपको करके दे दिया है अशरफ भाई ने। जी जी जी, हाथों हाथ निपटा देते हैं हिसाब। ये देखो तुम्हारे इतने यूनिट है तो भरना है, लो भाई अशरफ भाई। नहीं वैसे अभी वो देखे ना कि पंजाब वाला है तो उन्होंने प्लानिंग करके दिया है। अब आगे हमारे यहाँ तो देर से आती है, लेकिन पंजाब में जल्दी आ जाती है। क्या सर्दी मौसम जो है, और वहाँ पे क्या होगा, बिजली की जो कंजप्शन है ना यकीनी तौर पे कम हो जाएगी। तो वो जो प्लानिंग की अगले 2 महीने की सोच समझ के की है उन्होंने भी। चलें, स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं कम से कम, हमारी वाली हुकूमत भी ले रहे हैं। जो आपने बताया वैसे ही है, बड़ा स्मार्ट डिसीजन कि आप लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि हो जाए तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं जी। कराची में ज़िला इंतज़ामिया जो है उसने भी ट्रैफिक पुलिस ने के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। जो शहर में गड्ढे वगैरह हो रहे हैं ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए, महराज भाई क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये पॉइंट आउट किया गया था और बताया गया कि शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ तो भरे भी गए या कह दिया गया है सर? देखिए जी, ये बेसी का मामला है। हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया हैं, इदारे हैं, खबर मैंने रिपोर्ट की थी। ये कल इतवार का दिन था। उसमें सिटी ट्रैफिक सेक्शन है, आई चंदेगढ़ रोड के बिल्कुल और शाहीन कॉम्प्लेक्स का एरिया इनके पास आता है। तो शाहीन कॉम्प्लेक्स से अगर आपका अभी करीब में गुजरना हुआ हो तो बारिशों के बाद वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, जिसके बारिश वहाँ से मेन शाहरा है भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल, और ट्रैफिक की रवानी वहाँ मुतासिर हो रही थी। तो अब ज़िले इंतज़ामिया को जाहिर सी बात है, ट्रैफिक पुलिस भी कहती रहती है, वहाँ के लोग भी कंप्लेंट करते रहते हैं, वहाँ से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन कल हमने ये देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले खुद ही वो जो अपना फावड़ा होता है वो और रेती बजरी और सीमेंट वेमेंट मिला के
खुद ही काम कर रहे थे और जो जितने गड्ढे मतलब वो अपने हिसाब से भर सकते थे उन्होंने काफ़ी हद तक उस एरिया में वो गड्ढे जो है सीमेंट और ये रेती बजरी डाल के उसको प्लेन किया है ताकि कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो कंट्रोल में रह सके। लेकिन ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई काम हमें होता हुआ नज़र नहीं आया। ना कि ऐसी शारा है वो कि जहाँ से CM हाउस को रास्ता जाता है, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स को रास्ता जाता है, स्टेट बैंक को रास्ता जाता है, फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल हब मैं है। इसी पॉइंट पे आ रही थी कि चले हम तो ये कहते हैं ना कि औरंगी सरजानी लांडी मलीर में तो ये आपके जो मेयर साहब हैं, ना डिप्टी मेयर हैं, ना मेयर हैं, ना आपके वजीर आला हैं, ना कोई बिजनेस, कोई नहीं गुजर रहा। ये वो शारा है जहाँ से आपके मेयर भी गुजरते हैं, आपके वजीर CM हाउस आपने बताया, साथ ही गवर्नर की भी बराबर में दुकान है। तो बात ये है कि भाई सभी कुछ है वहाँ पर, सब कुछ है, तो वहाँ पे ये हाल है। बड़ी हैरानी की बात है ये तो। लेकिन चलें एक अच्छी बात यह है कि अरे उनको तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपना कर लिया, हाँ। उनको तो उन पे तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो उन्होंने, लेकिन सवाल उन पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको नहीं दिखता। आप यकीन करें गवर्नर हाउस के बिल्कुल कोने पे मैंने अभी लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले गुजर हुआ था तो वहाँ गटर का ढकना गायब था बिल्कुल फवारा चौक के पास और उसमें किसी ने एक बड़ा सा पौधा डाल दिया था जो बाहर निकला हुआ था गवर्नर साहब और कि भाई लोग देख लें गवर्नर साहब आपके जो है वो गटर का ढक्कन कोई ले गया। तो ये जब सूरत-ए-हाल ऐसी हो कि जब आपके गवर्नर हाउस, आपके CM हाउस के करीब के सूरत-ए-हाल हो, स्टेट बैंक हो, रेंजर्स हेडक्वार्टर है, जब वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है तो अब सोच लें कि शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके जो हैं वहाँ कौन देखेगा और जो वेस्ट का एरिया है उसमें कौन देखेगा, कोई नहीं देख रहा है। इस वक्त शहर की तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 75% शाहराएँ और गलियाँ बिल्कुल बर्बाद हैं, बिल्कुल बर्बाद है। कहीं से आप बिल्कुल स्मूथली अपनी गाड़ी लेके नहीं गुजर सकते, मुंजो तोड़ो बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। मैं आपको अभी बताऊं, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, गाड़ियों की कितनी तबाही हो रही है भाई तबाही है। आप एक्सीडेंट आप सोचे ना, हर वक्त मेंटेनेंस और बाइक्स की हर चीज़ पड़ती है ना। देखिए जब गड़ा पड़ता है या उसमें भी टायर भी ख़राब होते हैं, आपके सस्पेंशन के मसाइल आते हैं, आप हर तरह से जो है ना जो शहरी है वो सारा बटन उस पर ही है। अच्छा, अभी हम ये कह रहे हैं सस्पेंशन के मसाइल हैं, गाड़ी ख़राब हो रही है, बाइक ख़राब हो रही है। अभी जब बंदा जो है वो बाइक पे बैठ के, गाड़ी वाला तो चले फिर टेक लगा के चला रहा है, कुछ ना कुछ उसका एक कंफर्ट जोन है। जो बाइक वाला, आपको पता है पिछले दिनों ये मुझे याद है कि तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले मैंने एक शो किया था जिसमें हमने ये डाटा निकाला था कि कितने लोग जो है वो कमर की दर्द की शिकायत के साथ जो है वो आ रहे हैं। और उसमें एक बड़ा जो मसला था वो उनकी ये जो मोहरे हैं पीछे और मर्द हजरात में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है और जो है वो मुस्तकिल कमर में दर्द की शिकायत, वो इसी वजह से हिचकोले खाते रहते हैं। और जो है वो, और फिर बाइक वालों का मसला ये भी है कि अगर ज़रा सा ट्रैफिक जाम हो तो बाइक फुटपाथ पे चढ़ाएंगे, इधर से निकलेंगे तो ये भी एक बड़ा इशू है कि वो फिर इस तरह से बाउंस कर रही थी, जो कि फ़िज़िकल हेल्थ कितनी ख़राब हो रही है। रमशा, हम देखें, मेयर कराची से एक दरख्वास्त है, हम अपने चैनल से मेरी एक दरख्वास्त है कि मैंने रोज़ मेरा आना जाना है, मैं गुलशन से आता हूँ, स्टेडियम के ब्रिज पे चढ़ता हूँ और कारसाज से आता हूँ। अब आएँ आपको गड़े लेके देखें, हमारे यहाँ मजबूरी इतनी बड़ी भी है कि एक बाइक पे 3-3 बच्चे लेके मियाँ बीवी वो जा रहे होते हैं। जब गड्ढे में जाते हैं ना, वो अचानक गाड़ी आ रही है पीछे से, वो गड्ढे में जाता है, बाइक फंसती है या बंद होती है, एक्सीडेंट होते हैं। तो खुदा रे ना आप निकलें, एक नेशनल स्टेडियम के सामने इतना बड़ा गड्ढा है कि गाड़ी अगर लगे ना तो गाड़ी का कुछ टूट जाएगा। बाइक की क्या हालत होगी। नेशनल स्टेडियम के सामने अब आप कारसाज से शरफ फैसल के लिए जा रहे हैं, आपको पैचेस पे मतलब मेन फास्ट लेन में आपको 10 जगह गड़े, 10 जगह गिन के बता, क्योंकि मैं रोज आ रहा हूँ तो 10 जगह। अब गाड़ी कभी इधर हो रही है, अब आप जा रहे हैं, गाड़ी या इधर, बाइक वाला बेचारा इधर, अब आप बिल्कुल संभाल के, मैं लेफ्ट पे आता हूँ क्योंकि वहाँ पता है गाड़ियाँ तेज़ी से इधर उधर हो रही हैं और वो आते भी हैं, वो गड़ा अचानक से आता है। जब गाड़ी लगती है, आप भी चलाती हैं गाड़ी जब लगती है तो कभी कभी अगर गलत टायर लग गया ना तो बैलेंस में नहीं रहती है, कंट्रोल से बाहर होती है। बाइक वाला जा रहा है, उसको मार देंगे आप या फुटपाथ में मार देंगे। तो खुदा रहा उनसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा नेशनल स्टेडियम से शरफ फैसल तक कारसाज क्रॉस करते फास्ट लेन में रमशा 10 पॉइंट हैं जो मैं गिन रहा हूँ और मैंने वीडियो भी बनाई है, हमने चलाया भी है कई बार, और बार टूट रहा है वो। तो खुदारा उसको बना दें। और जो हमारी सबसे बड़ी मजबूरी देखें, जो बाइक पे अपने बच्चों को आपने सब देखते हैं, सबको पता है, वो 3-3 बच्चों को लेके जा रहा है, मियाँ बीवी बैठे हुए, वो बाइक वैसी नहीं चल पा रही है, टायर भी हिल रहा है, जो उसकी हालत है। और वो जैसे जा रहा हो, गड्ढे में जब लगेगा, खुदा ना खास्ता अगर कीमती जानों को कुछ हुआ ना तो मैं शरफ फैसल पर खुद खड़ा हुआऊँगा, क्योंकि मुझे वो देख के ना, मतलब मैंने छोटे से भी एक्सीडेंट देखता हूँ तो मेरी बिल्कुल जो है ना जान अजीब सी हो जाती है। और यहाँ पे इनको
थोड़ा सा निकले। अभी मैंने कहीं पे देखा, उन्होंने बोला भी बयान कि अब वो बारिश में पानी जमा नहीं हुआ तो अब लोग सड़कों की बातें कर रहे हैं। तो आप चलें हमारे साथ भाई, हम दिखाते हैं पूरे कराची में। तो अभी वैसी बारिश हुई कहाँ जैसे प्रोडिक्शन वो तो ये बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा एक बारिश दिन की हुई। बारिश हुई और उस वक्त पानी था मौजूद सड़कों मैंने पे। जो आपने भी देखा कहाँ वो पिछले साल वाला स्पेल आया कहाँ भी? आया ही नहीं है। जो हालत हुई थी पिछले साल शहर की, तो आप क्या समझ रहे कि इस एक साल में बहुत बेहतर हो गया? 70 मिलीमीटर भी कहीं बारिश नहीं हुई है, 70। अब जब हमारे यहाँ हुई थी 120 मिलीमीटर जो बारिश हुई, तब कराची में शराफा से ये सब हुआ था। और यहाँ पे जो सूरत हाल है कि यहाँ पे इम्पैक्ट इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, सबको पता है। अभी भी जैसे हम बोल रहे हैं बारिश का, कल रिपोर्ट आई थी 4-5 जगह पे थोड़ी थोड़ी हुई थी, 10 से 12 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। इसको कहाँ लेके जाएं? कहीं नहीं, मैं यहीं पे रखती हूँ। कुछ ना बोले, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मैं ब्रेक में ज़रा अशरफ भाई से ज़रा इस बारे में डिस्कस करती हूँ कि MM और जो है क्या दिखा रहे थे हम, करेंसी रेट्स भी दिखा देते हैं साथ साथ जाने से पहले। दिखाइए माल का हाल। हाँ जी, माल का हाल 207.25 पे जो है वो कैनेडियन डॉलर पहुंच चुका है जनाब। और यूरो के प्राइसेस में भी इजाफा हम देख रहे हैं। डॉलर दिखाया ही नहीं, क्यों नहीं दिखाया? वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करेंगे मलीर में जो रेती बजली निकालने का सिलसिला है वो शुरू है। पुलिस के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ क्या हुआ है, आम सी बात है। देखिए, रेती बजरी जो मलीर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाला मामला है वो आज का नहीं है, हाँ ठीक है जी, ना? बिल्कुल ऐसे ही। बरस से वहाँ से रेती चोरी होती है, बजरी चोरी होती है, जिसके बाद वो हमने देखते हैं कि हाईवे पर वो बड़े बड़े डंपर्स खड़े हुए होते हैं, वो सब सेल कर रहे होते हैं। ये सब चोरी की बजरी होती है। तो इसका कारोबार कभी इस साल में तकरीबन 1-8 महीने बंद रहता है, फिर 2 महीने चलता है, फिर 3 महीने चलता है, इस तरह से टुकड़ों में चल रहा होता है। अच्छा, इसमें महकमा माइंस एंड मिनरल्स, ठीक है ना, वो भी मुबैना तौर पर मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती हासिल होती है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, और जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी सरपरस्ती भी मुबैना तौर पर हासिल होती है, क्योंकि देखिए कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं है कि चुरा के आपने जेब में रखी और चले गए। एक डंपर है, उसमें भराई भी होनी है, भराई के बाद उसको सड़क पर निकल के ट्रैवल भी करना है, मतलब घंटों का प्रोसेस होता है। अच्छा, सबसे आखिर में आगे इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। फिर क्या करती है? ठीक है ना, पुलिस भी वही करती है जो ज़िला इंतज़ामिया ने किया और जो माइंस एंड मिनरल्स वालों ने किया। तो इसमें अभी ये बहरहाल इंकशाफ हुआ, तो उसके बाद इंकशाफ बहरहाल आपने सही कहा कि इसको नहीं कहा जाए। ये दोबारा से ये चीज़ सामने आने लगी कि पुलिस इसमें मुलविस है और दूसरी इंतजामिया भी इसमें मुलविस है और रेती बजरी की चोरी का काम शुरू हो चुका है। तो इस पर एडिशनल IG ने जो है वो नोटिस लिया, जैसा कि वो अक्सर लेते रहते हैं। तो उसमें इन्होंने यही कहा कि भाई जो जो उसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको रोका जाए। लगा रखी है सिंध हाई कोर्ट ने तो जी बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा रखी है इस कराची में, लेकिन हमने ये देखा कि जिस चीज़ पर पाबंदी होती है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले वो एक नशे के ऊपर बात हो रही थी, गुटखा और मावा पे, सब पे पाबंदी ठीक है ना। तो मुझे आप बता दें कि कराची शहर में कहीं नहीं मिल रहा हो। हाँ, देखिए, काम को अगर ख़त्म करना है तो फिर वो बिकना नहीं चाहिए, कहीं मिलना नहीं चाहिए। वहाँ से तय होता है कि जी काम खत्म हो गया और पुलिस कामयाब हो गई है, ठीक है ना। पुलिस रोज़ाना इतने सारे गुटखे को, मावा वाले को गिरफ्तार करती है, छालियाँ भी पकड़ती है, सब कुछ करती है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हर इलाके में ये सब कुछ वैसे ही मिल रहा होता है। तो ये है कि पुलिस को भी नज़रसानी करनी चाहिए, आला अफसरान को भी नज़रसानी करनी चाहिए इस मामले पर कि इससे मुंह का कैंसर भी हो रहा है, लोग परेशान हैं। रेती बजरी का मामला ये है कि इसमें जो है एक दिन में जो है लाखों रुपए का जो है वो हेर फेर होता है और जाहिर सी बात है वो किसकी जेबों में जाता है, काम करने वालों की जेबों में जाता है और जो लोग इनके सहूलतकार बनते हैं उनकी जेबों में भी जाता है। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें जिन पर मुस्तकिल काम करने की ज़रूरत है। आज इंकशाफ हुआ, अगले दिन नोटिस हुआ, चौथे दिन सब भूल गए कि क्या हुआ था। अब DIG ईस्ट को ये चाहिए कि अगर मलीर का सारी सी बातें पूरा एरिया उनके पास है तो वो अपने वहाँ जो SSP हैं उनको पाबंद करें और उनको ये पता ज़रूर चल जाएगा कि कौन लोग इसमें पुलिस एहलकार और अफसरान मुलविस हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो, उनको फौरी पता चल जाएगा और अगर पता चलता है तो उनको सख्त सज़ा दी जाए ताकि जो दूसरे एहलकार हैं उन पर भी असर पड़े इस बात का कि भाई अगर हमने ये गैरकानूनी काम किया तो हमें भी ऐसी सज़ा मिल सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाबंदियाँ लगाने के बावजूद है सभी कुछ चल रहा होता है। शौहान साहब, ये मैं आपने जब ये खबर पढ़ी, मैं लेटर निकाल के पढ़ रहा था मैं
डीसी मलिर साहब ने लिखा है, तो एक यहाँ पे मैं बताऊँ, मलिर जो जैसे कमिश्नर हैं और डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, उनके मजिस्ट्रेट पावर होती है। अब ये ख़त लिख रहे हैं, तो इन्होंने जो ख़त में लिखा है, डीसी मलिर ने कमिश्नर कराची को रेती बजरी चोरी होने पर ख़त लिख दिया है, मतलब डीसी ने कमिश्नर को लिखा है और कहा है ज़िला मलिर और उसके अतराफ़ में बिजली चोरी की शिकायत मौसूल हुई है और कहें कि SHO माइंस एंड मिनरल लोकल पुलिस माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। सारी डिटेल है जो ख़त में लिखा है इन्होंने, मैं वही पढ़ रहा था, ये सारा ख़त में मौजूद है। आपके वहाँ मजिस्ट्रेट पावर है, आप जाएं, ये सारे लोगों को उठाएं आप। अगर माइंस एंड मिनरल का ऑफिसर अगर मुलविस है, SHO मुलविस, आप तो मजिस्ट्रेट पावर है। मजिस्ट्रेट पावर का मतलब ये है कि आप जाएँ एट द स्पॉट, आपके पास पावर है, आप वहीं पर फैसला करें और उठा के उनको ले जाएँ। सब मिले हुए ना। अब जैसे इन्होंने बताया, तो पहले से हम लोगों ने की हुई है जो रिपोर्टिंग वहाँ पे, तो वहाँ पे एक टाउन हाउसिंग जो आई थी, वहाँ पे कहाँ से मिट्टी आई उसको प्लेन करने के लिए, आगे हाईवे पे जो आई वो कहाँ से आई, तो मलिर की जगह से मिट्टी निकाल के एक साइड से निकाल के दूसरी साइड पर डाली। मगर मलिर नदी से अगर आप देखें, जहाँ पे हमारे आजिज़ जमाली साहब ने रिपोर्ट किया था, तो मुझे बताया तो मलिर जो नदी जा रही है, जो क्रॉसिंग का है, उसके साइड वॉल से ये मिट्टी निकाली है। अब आप सोचें ना, उसका पुश्ता जो है वो कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा। अभी चलें पानी नहीं आ रहा है, मलिर वाले में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, बलूचिस्तान में जब तेज़ तूफ़ानी बारिशें हों या सैलाब नुमा, वो पानी आपका आके फिर समंदर में जाता है मलिर नदी से। अब वहाँ से आप उस नदी के साइड से आप मिट्टी निकाल रहे हैं, उसके पुश्ते को कमज़ोर करें, फिर क्या होगा आपको भी पता ऐसा ही है। अब ये उनको ख़त लिख रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं तो आपके मजिस्ट्रेट पावर है, आप जाएँ एक्शन करें। अब ये आपको ये भी पता है, ख़त में लिख रहे हैं कि वहाँ पे माइंस एंड मिनरल का ऑफिसर भी मिला हुआ है, SHO मिला हुआ है वहाँ का, सब लिख रहे हैं, वो ख़त में लिखा हुआ है बाकायदा। जब लिखा हुआ है यू हैव अ मजिस्ट्रेट पावर, आप जाएं एक्शन करें। आप कमिश्नर को ख़त लिख रहे हैं, आप ख़त लिखने बजाय एक्शन करें, आपके पास पावर है भाई, आप डीसी मलिर हैं। मसला ये है ना सर, हर शख्स जो है ना बस वो काम भुगता रहा है, बस यहाँ से उठा के उधर लगा दो। हाँ, मसला यही है कि उधर से हटा के उधर से हटा। और इन ग्रोहों को जो है ना सियासी पुष्पनाई भी हासिल होती है, ये वजह भी बहुत, जिनको सियासी पुष्पनाई हासिल होती है वो पुलिस अफसरान फिर किसी की सुनते नहीं, अपने अफसरान की भी नहीं सुनते। उनको पता है कि एक ऑर्डर करवाएंगे, वो तबादले हो जाएंगे, तबादला हो जाएगा, कोई टेंशन उनको होती नहीं है। और वो इतना कमा लेते हैं, कहते हैं कि 2 महीने घर भी बैठना पड़े तो कोई इशू नहीं है। और अक्सर हमने देखा है कि जो अफसरान, पुलिस अफसरान भी है, जब ये अपनी पोस्ट से हटते हैं तो ये फौरी तौर पर कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, घूमने फिरने, इंजॉय करते हैं उसको, फिर वापस आते हैं, फ़ौरन पोस्टिंग हो जाती है। आज तक किसी भी तहकीकात का जो नतीजा है वो सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो हम सब्जी की बात करते, थोड़ी देर पहले ज़रा उसके रेट्स पे भी नज़र डाल देंगे, आज सब्जियों के रेट्स क्या हैं दिखाइए। तो जी हमारे पास ये टमाटर इतने महंगे हो गए दोबारा, मेरे पास 200 रुपये तक गया था, अभी प्राइस नीचे आ गई है। अच्छा, आलू 80। चले आगे बढ़े। अदरक लहसुन तो खैर बहुत ही महंगा है। सब्जी क्या बनेगी ये बताएं। गाजर का तो सीजन नहीं है, तो रही 23 रुपये में तो कुछ भी नहीं मिलता। 20 रुपये का धनिया पुदीना देते हैं आप तो रही कहाँ मिलेगी। लौकी 110 रुपये, 100 रुपये ऐसे मिलेगी। और फूल गोभी 100 रुपये, यानी 20-30 रुपये प्राइस है खीरा ना। 120 रुपये। भाई खीरा नहीं है अवेलेबल। हाँ खीरा अभी कुछ इतना। भिंडी इन्होंने चलाया 161, भिंडी भाई 200, 250, 300 रुपये किलो मिल रही, 350 ना। हाँ और सीजन नहीं है उसकी वजह से, वो भी अच्छी नहीं है और सीजन भी नहीं। सीजन वैसे कहाँ, गर्मियों में ही आती है भिंडी जी। अभी ये वाला जो आ रहा है इसमें खत्म। अब हम वो वाली बात करें कि ऑरेंज हम मांगे कि हमें अभी मिल जाए तो नहीं मिलेगा ना हमको। लेकिन मुझे याद पड़ता है गर्मियों में ही सीजन आता है ना भिंडी का। तो हाँ चला गया। हाँ चला गया। अच्छा चले जी, तो इसलिए महंगी है। समझ आ रही है बात कि चले सीजन चला गया इसलिए जिनका सीजन है वो किस लिए महंगी है ये समझ नहीं आता ना। टमाटर का तो सीजन है जी, वो तो बलूचिस्तान से भी आता है, आपका सिंध से आता है, पता नहीं भाई किस लिए महंगा है। अच्छा जी, बर्थडे भी हमारे पास अबू बकर साहब की, उनको विश करते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अबू बकर। सिटी 21 की पूरी टीम की जानिब से अबू बकर आपको बर्थडे की बहुत सारी मुबारकबाद। और इसी बात के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मेराज अख्तर साहब और अशरफ खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जनाब आज का जो हमारा मौजू है जिसमें हम बात करेंगे वो ये कि नाम जब रखते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद नाम किस तरह से चूज़ करने चाहिए, क्योंकि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नाम का असर है वो शख्सियत पर कितना होता है। और ये तो हमने देखा, अपने दीन से भी सीखा है कि सबसे पहले कहा गया है कि आप जब नाम रखते हैं वो माँ बाप का अपने बच्चे की तरफ पहला हक है जो माँ बाप अदा करते हैं, और उसका बामायने होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे मतलब के साथ, अच्छे मायनों के साथ नामों का इंतखाब करना चाहिए। तो ये इंतखाब होगा कैसे, हम इस बारे में भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्या वाकई नाम जो हैं वो शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं या नहीं होते। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उनको शो में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे साथ जो है वो अबू मोहम्मद साहब मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब, जो कि स्पेशलिस्ट हैं और इसमी के नाम से आपने फेसबुक पेज पर भी देखा होगा, और ख़ासी स्पेशलिटी रखते हैं नामों के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो अरबिक नेम्स हैं उसमें जो है वो आपने ख़ासी जो है वो रिसर्च की हुई है और उसके बारे में आगाही भी फराहम करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। वेलकम टू द शो मोहम्मद साहब। और साथ साथ जो है वो हमारे साथ एसएम अफजाल साहब भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, आप भी नामों के हवाले से और जो है वो हम इन सारी जो शख्सियत पर कितना असरअंदाज होते हैं इस हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे और बहस करेंगे आज के सेगमेंट में। तो सबसे पहले तो हमारे दीन में भी है ना अब्दुर्रहमान साहब के जी, नाम रखते हुए पहला जो हक है बच्चे का वो अदा करते हैं माँ बाप, और इसकी बहुत अहमियत है कि उसका बामायने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, नाम का इंसानी शख्सियत पे बहुत असर होता है, और नाम के बारे में माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ये इंसान की शख्सियत का एक उन्वान होता है, टाइटल है। इसकी तारीख़ हमें इंसानियत के साथ ही मिलती है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और कुरान में जो कि मैं मुख्तसरन बताऊंगा कि हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला जो इल्म अता किया इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, वो नामों का इल्म था, जो कि कुरान करीम में मज़कूर है। दूसरा ये कि फ़रिश्तों के ऊपर जब फजीलत बख्शने की बात आई तो इस इल्म की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने चैलेंज दे के फ़रिश्तों को कहा कि इस इल्म की बुनियाद पे मैं इंसान को फजीलत बख्श रहा हूँ तुम पर, सबसे पहली फजीलत इस इल्म के ज़रिए। तो वहाँ से नामों के जो अहमियत है उसका हमें अंदाज़ा होता है। इस्लाम आने से पहले जो है वो नामों का सिलसिला तो चल रहा था, जैसा मैंने कहा इंसानियत जब से शुरू हुई, लेकिन नामों का कोई ख़ास निज़ाम मुकर्रर नहीं था। इस्लाम ने आकर जो है वो नामों के हवाले से एक ख़ास निज़ाम मुकर्रर किया कि उसकी कुछ शराइत बताई। बुनियादी तौर पे नाज़रीन के लिए मैं बता दूं कि उलमाए किराम कहते हैं कि हर नाम जो है वो रखना जायज़ है फ़ी नफ्सिही, इल्ला ये कि उसमें चंद बातें ना पाई जाएं। उसके बाद मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ ये कि वो उसमें कोई शिर्क का पहलू ना हो, ठीक है, और गैरुल्लाह की अब्दियत के उस गैरुल्लाह की तरफ बंदगी मंसूब ना हो रही हो, ये शरई पहलू मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नाम का माना अच्छा होना चाहिए, नाम मुख्तसर हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा तवील नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छी जो एक तरतीब है मुरक्कब नाम की वो ये समझी जाती है कि बच्चे के नाम के बाद फ़ौरन जो है वो वालिद का नाम, उसका जो नसब है वो ज़ाहिर हो जाए। तो इसलिए हम देखेंगे कि अरबों में ज़्यादातर बिन करके फ़ौरन वालिद का नाम आ जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये कि नाम का इंसान की शख्सियत पर असर बिल्कुल होता है, और लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा नाज़रीन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे पास वालिदैन रब्ता करते हैं मुशावरत के लिए, तो उनके जहनों में ये गलत एक मिसकॉन्सेप्शन, गलत तस्वुर बैठा हुआ है कि हर चीज़ को वो जोड़ देते हैं नाम के साथ। मिसाल के तौर पे बहुत कॉमन चीज़ है कि बच्चा रोता ज़्यादा है, बच्चा जो है वो बीमार ज़्यादा रहता है, आप उसका इलाज कराएं। हर बच्चा जो है वो सेहतमंद नहीं रहेगा, आप पहले असबाब इख्तियार करें, आप पहले इलाज कराएं। बच्चे की नेचर होती है, बाज़ बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी ज़्यादा होते हैं, बाज़ रोते ज़्यादा हैं। हर बच्चा दुनिया में बराबर नहीं रोएगा, बराबर ज़िद्दी या ना ज़िद्दी होना बराबर नहीं होगा। तो हर चीज़ को नाम के साथ नहीं जोड़ देना चाहिए, और नाम जबकि सही भी हो। मेरे पास ऐसे वालिदैन भी रब्ता करते हैं, उन्होंने बच्चों के 4-4 नाम बदले हुए होते हैं मुझसे रब्ते से पहले, और वो बताते हैं कि बच्चे के साथ ये हुआ, हमने नाम बदल दिया, किसी ने कह दिया, लोगों ने कह दिया। लोगों की कोई हैसियत नहीं है। आप पहले उलमाए किराम से रब्ता करें और उसके बाद नामों के माना अच्छे तलाश करने के लिए जो स्कॉलर्स हैं, अहले इल्म हैं, उनसे रब्ता करें ताकि आपका ऑथेंटिक माना मालूम हो सके। सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ भी साहब क्या होता है कि जी जैसे अभी रहमान साहब ने भी कहा कि हमारे यहाँ उमूमन तासुर ये ना कि बहुत भारी नाम है। अभी भारी नाम क्या होता है, ये कुछ होते हैं? क्योंकि अगर आप नामों के मतलब उठा के देखेंगे तो जो भी शख्स चूज़ कर रहा है वो अच्छा ही देख के अपनी तरफ से तो करेगा। जैसे भारी नामों में कहते हैं जी मूसा नाम नहीं रखो, बहुत भारी है, जलाली नाम है। तबरेज़ नाम नहीं रखो, बहुत जलाली नाम है। उनकी पर्सनैलिटी एक अलग होगी, लेकिन उमूमन ये तासुर जो है, तो क्या इसमें वाकई हकीकत है? देखिए मैं आपको बताऊँ, बात यह है कि मूसा, इब्राहीम, ये स्पिरिचुअल नेम है, ठीक है ना। हम लोग डिज़र्व नहीं करते ये नाम रखने,
हम बरकत के तौर पर इन नामों को अपने साथ लगा सकते हैं, लेकिन ज़ाती जो है वो मैं मना करता हूँ कि ज़ाती अच्छा, नाम, वजह इसकी क्या पैगम्बरी है? जो नाम है ये ज़ाती नाम मत रखें, क्योंकि बेदबी होती है। इंसान है, बच्चा है, कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, कोई लफ्ज़ ऐसा बेदबी का, कोई आपके अब्यूसिव वर्ड आपके मुंह से निकल जाए तो वो बात कहाँ से कहाँ तक जाती है। हमारा जो एक थोड़ी बहुत रिसर्च है, हम उसके मुताबिक ही हम मना करते हैं कि जितने भी स्पिरिचुअल नेम है ये बरकत के तौर पर साथ लगाएं। जैसे मोहम्मद आगाज़ में लगाते हैं, अब तो खाली मोहम्मद भी नाम रखते हैं ना, मोहम्मद अहमद भी नाम जी, है, खाली मोहम्मद भी रख रहे हैं पुकारने रखते हैं, में भी। लेकिन तो हम कहते हैं कि अपनी ज़ाती जो नाम है वो अलग रखें, ये बरकत के तौर पर नाम को साथ लगाएं, अच्छा, तो उससे खैर व आफियत रहेगी। तो अब्दुर्रहमान साहब आप क्या कहते हैं सर, मोहम्मद नाम रखना, ये जो मोहम्मद या जैसे मूसा और इब्राहिम ये नाम रखने में, पुकारने में, आप भी कहते हैं कि देखिए, इसको जब- अवॉइड करना चाहिए इस तरह सिंगल नेम रखना? जी नहीं, यहाँ थोड़ा सा ये कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये रूहानी शख्सियात हैं और पैगंबरों के नामों की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें यकीनन फिर रहनुमाई शरीयत से हासिल करनी पड़ेगी। और शरीयत जो है वो इस मामले में किसी मुमानियत का जिक्र नहीं करती है, बल्कि हदीस में, सही हदीस में ये मजमून आया है कि अम्बिया के नाम पे नाम रखो। तो ये खालिसतन हमारे एक ख़ित्ते का रिवाज है कि मोहम्मद नाम लगा दिया जाता है और सिर्फ मोहम्मद नाम नहीं रखा जाता, वरना दुनिया भर में इस तरह का रिवाज नहीं है, इस खत्ते का रिवाज है। और अरबों में तो हर दूसरे हर घर में आपको एक लड़के का नाम मोहम्मद होता है। और इवन मैंने खुद अपने बड़े बेटे का नाम सिर्फ मोहम्मद रखा था, इस वजह से कि यहाँ लोगों का जो गलत तस्वुर है वो हटा दिया जाए कि उसको कोई ममनू शय समझते हैं कि सिर्फ मोहम्मद नाम रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमें सीखनी है, जैसे हम अल्लाह ताला के नाम रखते हैं तो हम उसमें भी कहते हैं कि आप अब्दुल लगाइए, जी, ज़रूरी जैसे आपके नाम के साथ भी लगा हुआ है अब्दुल रहमान, अब्दुल जो है वो और नामों के साथ लगाया जाता है। तो इसी तरह से ये इसकी क्या हैसियत है? और फिर जब उनको पुकार रहे होते हैं तो हादी बोल रहे होते हैं या खाली जना आधा नाम ले लेते हैं, तो उसमें क्या पुकारने में किस तरह से जना वो एहतियात करनी चाहिए, क्या हो पूरा नाम लें? देखें, बुखारी शरीफ में सही उल अदब चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप अपने बच्चों के जो नाम है वो अच्छे और मुस्बत रखें। और अल्लाह पाक के दो पसंदीदा नाम है, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुल रहमान, ठीक है जी, कि थोड़ा सा आपको मैं उस हिसाब से भी जी बता बिल्कुल दूं। ऐसे ही। थर्ड ये है कि ये जब अबद लगता है ना, अरबिक ये मुझसे बेहतर सब जानते हैं, ठीक है ना, तो उसका बंदा, और अगर ये अदर कंट्रीज़ गल्फ़ या इधर उधर अगर ऐसे नाम पुकारें तो वो फिर वहाँ पर उसको वो अच्छा नहीं समझा जाता, बुरा समझा जाता है। सही। तो अबद जो है मस्त है। तो ये नाम पूरा पुकारना चाहिए अब्दुल रहमान साहब, या अब्दुल रहमान कह रहे हैं, जी, बारी जी। कह रहे हैं, तो वो क्योंकि उम्मून इसमें यह है कि अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है वो दो उलमाए किराम ने और फ़ुक़हा ने बताया कि दो तकसीम है इसमें। एक वो नाम है सिफाती जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, जिसमें रहमान है, खालिक है, बारी है, इस तरह के नाम जो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात तक महदूद है, वो सिफत वो मखलूक में नहीं रखी। दूसरी किस्म वो है सिफाती नामों की जो मखलूक में भी अल्लाह ताला ने वो सिफात रखी, जैसे रहीम है, रऊफ़ है, करीम है, रशीद है, इस तरह हादी है। तो इन नामों को जो है वो अब्द के साथ रखें या बग़ैर अब्द के रखें तो गुंजाइश है उसकी, लेकिन जो नाम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए सिफात मखसूस हैं उनको अब्द के साथ रखना लाजिम है और उनको पुकारना भी लाजिम है अब्द के साथ। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप सिफाती नाम या नॉन सिफाती नाम भी रख रहे हैं, गैर सिफाती नाम भी रख रहे हैं, तो उनको अगर बेहतर यही होगा कि आप अब्द लगा के साथ पुकारा जाए। वैसे भी कहते हैं ना नाम पूरा पुकारना चाहिए, अगर मोहम्मद अहमद नाम रखा है तो आप पूरा कहें मोहम्मद अहमद, तो उससे भी जो है वो पर्सनैलिटी में आप कहते हैं कि फ़र्क आता है। तो अब्दुल्ला साहब क्या वाकई ऐसा है? जी ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग निकनेम्स रख लेते हैं बच्चों के ना, कॉलिंग नेम रखते हैं लोग, वो गुड्डू रख लिया, वो जी छोटा रख लिया, वो सोना रख लिया, तो वो हम लोग जो है वो बच्चों मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये तो है, उसका फ़र्क आता है ये शख्सियत एक के ऊपर। जी ये निक नेम के हवाले से अच्छी आपने सवाल पूछा है। इसमें दो बातें हैं, एक तो हम माहिर नफ्सियात को अगर देखें जिन्होंने नामों के हवाले से अपनी राय दी है, उनका कहना है कि जब हर लफ्ज़ जो कान में जाता है उसका एक इंसान के जहन पर असर होता है नफ्सियाती। तो बच्चे का नाम जो होता है वो इसीलिए कहा गया है अच्छा रखें कि बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, ख्वाह वो बचपने से लेके जब वो समझ नहीं रहा और बड़ी उम्र तक आगे चल के। अब ये है कि जब आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि वो पप्पू गुड्डू और इस तरह के नाम रखे जाते हैं और ख़वातीन के भी, तो होता ये है कि
बच्चे के ऊपर इसके 5 साल के बाद कहते हैं कि जो निक नेम है माहिर नफ्सियात कहते हैं वो नहीं पुकारना चाहिए, उसका शख्सियत पे फिर मनफी असर पड़ता है। जो बच्चे का असली नाम है उसके माना आप बच्चे को बताएं। अभी अक्सर लोगों से मैं नाम के माना पूछता हूँ, उनको पता ही नहीं होता। वो कहते हैं हमारे वालिदैन ने हमें बताया ही नहीं है कि नाम का बच्चे को अच्छा नाम रखें वालिदैन, और उसको नाम का मतलब बताएं जिस ज़बान का भी है, ताकि जब भी उसे पुकारा जाए। एक मिसाल के तौर पे एक उर्दू का लफ्ज़ है कामरान। कामरान और कामयाब हमें मालूम है इसका माना क्या है। जब उसको बच्चे को पुकारा जाएगा हमेशा कामरान कामरान, तो उसके बार बार जहन पे ये ज़र्ब लगेगी कि वो कामरान है यानी कि कामयाब है, तो इसका नफ्सियाती असर होता है। तो चाहे हम उर्दू का नाम रखें चाहे दूसरी ज़बानों का, हमें उसका मतलब ज़रूर बताना चाहिए। दूसरी और आखिरी बात, निक नेम के हवाले से उलमा किराम कहते हैं कि इसको कभी कभार पुकारना ठीक है, जैसे कि सुन्नत से भी साबित है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो प्यार में आयश पुकार देते थे, या फ़ातिमा को फ़ातिम पुकार देते थे। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन इसको मुस्तकिल बना लेना, उलमा किराम कहते हैं जो कुरान के आयत है वला तनावदु बिल अलक़ाब, लोगों को बुरे नामों से मुराद है ना पुकारो, तो ये उसकी वईद में आने का खदशा होता है अगर आप ज़ारी ज़िंदगी उसको पुकारते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि शख्सियत पर यकीनन नाम असरअंदाज होते हैं और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें, बात यह है कि आपने बात की है कि भारी नाम की, वो तो मैंने आपको बता दिया स्पिरिचुअल नेम, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं रूट कॉज की। 4 एलिमेंट हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। हम ये देखते हैं कि किसके नाम के अंदर क्या क्या एलिमेंट काम कर रहे हैं। अब किसी नाम के अंदर अगर आग का एलिमेंट ज़्यादा है तो हम उसको नेगेटिव नाम कहते हैं। सही। पानी नहीं है उसके नाम में, नेगेटिव नाम है। हवा नहीं है उसके नाम में, नेगेटिव नाम है। मिट्टी नहीं है उसके नाम में, नेगेटिव नाम। एक एलिमेंट कम होने से भी हम उसको नेगेटिव नाम ही कहते हैं। ये अब एलिमेंट का कैसे पता लगता है? न्यूमरोलॉजिकली ऑर्डर नहीं, से? ये न्यूमरोलॉजिकल इसका कोई नहीं है। बात ये है कि हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया है। 4 एलिमेंट हैं और 7 हरूफ हर एलिमेंट के होते हैं। सही। उन एलिमेंट्स को ही देखकर नाम हम लोग निकालते हैं और उसी की थेरेपी कर हम बताते हैं कि भाई ये नाम परफेक्ट है, कंप्लीट है। जैसे आपको नाम लें एक एग्जाम्पल के तौर पर, रमशा। अच्छा, रमशा जो है इसमें आग का एलिमेंट ज़्यादा है। सही। ठीक है, आग, मिट्टी और आग का एलिमेंट ज़्यादा है, हवा और पानी नहीं है, ठीक है ना। इससे इस नाम के जो बच्चियाँ या लेडीज़ शॉर्ट टेम्पर होती हैं, हाइपरटेंसी रहती है इनके अंदर, ठीक है। सही या गलत गैप का अलम अल्लाह को, लेकिन एलिमेंट्स के हिसाब से ये इसी तरह है। आप इसको वेरीफाई कर रही हैं, ये नहीं कर रही है, आपको शॉर्ट पता टेम्पर तो मैं हूँ, ठीक है। ये अब प्रैक्टिस कर लिया, गुस्सा ना किया, ठीक है, लेकिन ये उस आग के एलिमेंट की वजह से ही है ना, कोई आप बुरी तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो जरासीम नहीं है, आपकी शख्सियत में वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, जिसके में पानी और क्या था एक और? आग, हवा, पानी और मिट्टी। अब पानी और हवा का आंसर ज्यादा रखते हैं ताकि पर्सनालिटी स्कूल हो या नहीं, क्या होता है? होना चाहिए, सब कुछ बराबर हो। हाँ, बराबर। ये पूरा एक इल्म है जी। अच्छा, इसके बारे में हम मजीद भी सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके साथ नहीं हो रहा। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। अगर मैं देखता हूं कि मैंने करने से पहले टेस्ट करवाएं, उसके गुर्दे भी ठीक हैं, दिल भी ठीक है, उसके दिमागों का मसला भी नहीं है, तो टांगों का मसला नहीं है, उसके दिमागों का मसला भी नहीं है, तो टांगों का मसला नहीं है। अब मैं देखूँगा उसकी उम्र कितनी है, क्या उसकी उम्र 55 साल से कम है या ज़्यादा है। 55 साल से अगर ज़्यादा है तो हम आम तौर पे उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, उस वक्त देते हैं जब उसकी दिल की रफ्तार नॉर्मल है। सही है। लेकिन अगर उसकी दिल की रफ्तार तेज़ है, एंजाइटी का फैक्टर है, परेशानी की बात है, तो हम उसमें एक ख़ास दवा कराते हैं, जिसे हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर भी दी जा सकती है। 55 साल से कम की उम्र के अंदर आमतौर पर हम डायबिटिक भी दे सकते हैं और दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं। जो आपने सवाल किया कि जी वो दिमाग नीचे गोली रख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अमल है। अच्छा। कभी भी ब्लड प्रेशर को सडनली ड्रॉप नहीं करना चाहिए। इवन अगर फालिज भी होता है ब्लड प्रेशर, उस वक्त भी ब्लड प्रेशर का 200 बटा 120 भी आता है, तो उस वक्त भी ये कहा जाता है कि एकदम ब्लड प्रेशर को आपने कम नहीं करना है, सिर्फ 4 घंटे में 20 से 25% ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करना है। और सबलिंगुअल डिसीज ड्रॉप होता है, और ये इससे हो सकता है कि मरीज़ को जो हल्का सा फालिज हो रहा था वो फुल फ्लैश फालिज हो जाए और वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी फालिज साबित ना हो। तो इसलिए कभी भी सडनली ब्लड प्रेशर को ड्रॉप नहीं किया जाता।
उसके लिए ये होता है कि अब 4 अलामतों में से अगर ये अलामत है तो मरीज़ को अस्पताल में दाखिल करें, और अगर ये अलामत नहीं है तो उसकी मेडिसिन को एडजस्ट करें। 4 अलामत, नंबर 1 बात कि चलने में सीने में दर्द हो रहा है तो मतलब ये इसको अंजाना है। लेटने में खांसी हो रही है यानी इसके हार्ट फेलियर में जा रहा है। सुबह के वक्त मुंह पे सूजन आ रही है, ये पेशाब में कमी हो गई, ये मतलब गुर्दों की तकलीफ है। आंखों में उसको नज़र कम आ रहा है, ये डिप्लोपिया हो रहा है, मतलब डबल विजन नज़र आ रहा है, तो मतलब ये है कि उसको शायद फालिज होने का अंदेशा है। इन तमाम कंडीशन में आप घर पे उसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसको अस्पताल में दाखिल करेंगे जहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। तो ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर के जिनको होता है, ये लाइफ लॉन्ग होती हैं, इसको खाना ही पड़ता रहता है? देखिए, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है लाइफ लॉन्ग होती है, और ब्लड प्रेशर की कभी कोई क्योर नहीं है। ब्लड प्रेशर का कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। नजरा जुकाम की तरह 1 हफ्ता 10 दिन खाएं, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी भर खानी होती है। लेकिन कुछ इसके साथ प्रिकॉशन, क्योंकि जब आप मेडिसिन ज़िंदगी भर के लिए ले रहे हैं तो कुछ एहतियात करें। यानी कि एक बीपी ऑपरेटर डिजिटल अपने घर पे रखें और दिन में 1 मरतबा चेक करें। लोग क्या होता है कि ज़रा हर 1 घंटे के बाद बीपी चेक कर रहे होते हैं, ये गलत है। एक टाइम मुकर्रर कर लें, या तो सुबह नाश्ते से पहले या रात सोने से पहले ये ब्लड प्रेशर अपना चेक करते रहें। दूसरे ये कि साइड इफ़ेक्ट पे नज़र रखें, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन है ब्लड प्रेशर की, उनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट लो ब्लड प्रेशर है, एकदम से ड्रॉप कर देता है। अगर पहले ही ब्लड प्रेशर लो है, आपने और मेडिसिन खा ली फिर और लो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बीपी को मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, उसके हिसाब से लें। तो मैं अमूमन मेडिसिन को 2 में डिवाइड कर देता हूँ, कुछ मेडिसिन मॉर्निंग में, कुछ इवनिंग में। तो मैं कहता हूँ कि रात की मेडिसिन लेने से पहले 1 मरतबा ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अगर ब्लड प्रेशर 120/80 है तो ठीक है, इससे कम है तो उस दिन आप स्किप कर सकते हैं। सही, उस दिन डोज ऑलरेडी आ रहा है तो फिर क्यों खाना, लो ना हो जाए। हाँ सही। बहुत सारे ना रेमेडीज भी कर रहे होते हैं लोग ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए, जैसे पानी में एकदम से घर में समझ नहीं आता कि यार क्या करना है। अब लो वाले का तो फिर बताया कोई जूस वूस बना के देंगे, करेंगे, नमक पानी और चीनी मिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं। ये सब चीजें इफेक्टिव हैं और उसका ये वर्कआउट करती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर वालों को किस तरह की चीजें दे सकते हैं, एहतियात करें? लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। लो ब्लड प्रेशर किसी न किसी वजह से होता है। लो ब्लड प्रेशर उस वक्त होता है जब जिस्म से पानी कम हो जाए। ठीक है। या तो उसको हार्ट अटैक हो, या जिसमें पानी कम हो जाए, जिसमें उल्टी, वोमिटिंग, ब्लीडिंग वगैरह हो, तो उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है। सही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी वो मैं नमक पानी ले लूँ और चीनी ले लूँ, ये सिर्फ मिथ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको उल्टी हो रही थी या आपको दस्त हो रहे थे, तो अगर आपने पानी रिप्लेस किया है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो हाई ब्लड प्रेशर में के गुलाब पी रहे हैं पानी में डाल के, और ये डॉक्टर तो नहीं बोलते, बाकी सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मौजूद हैं जो खेलते रहते हैं लोग बाग, उसी के बाद कॉम्प्लिकेशन होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम उन चीज़ों में नहीं कहते, हम साइंटिफिक बात करेंगे, साइंटिफिक ट्रीटमेंट होगा। साइंस में कहीं इस किस्म के गुलाब वगैरह खाते सब यही डांट रहे होते हैं कि ये जो है ये किडनीज भी खराब करता है, ये ब्लड प्रेशर भी हाई करता है, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, नमक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पे बताइएगा नमक पे, लेकिन कॉलर में उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपको। वालेकुम सलाम। सवाल कीजिएगा या वेरी क्विकली। हाँ, मैं क्विकली मैं सिर्फ ये पूछ रहा था डॉक्टर, मेरा मसला है कि मुझे रेगुलर ब्लड प्रेशर नहीं होता, कभी कभार ऑन एंड ऑफ बढ़ता है। तो मैं कोई टैबलेट खाता हूँ ठीक है, लेकिन क्या मुझे रेगुलर दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? टैबलेट कौन सी आपकी? कम दफा मेरा बढ़ता है, बस यही मेरा सवाल है। टैबलेट का नाम बताएं, क्योंकि वो भी तो है ना कि आपको सूट। टैबलेट का नाम जो है ना मेरा वो है, क्या नाम है, मैं आपको भी बताता हूँ। वेलगार्ड टैबलेट। ठीक है। देखिए, इसमें ये है कि ये पेराग्मल हाइपरटेंशन फुल कंडीशन है तो उसको रिलीव करते हैं। अदरवाइज ये कि लो डोज के अंदर उनको मेडिसिन देते हैं ताकि शूट ना कर जाए ब्लड प्रेशर को शूट नहीं करना चाहिए। दूसरी हमारी बात सॉल्ट की थी, तो सॉल्ट में एक तो मैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर मेडिसिन ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, उसका नाम सॉल्ट है। अभी भी हमारे पास 2 पेशेंट ऐसे एडमिट हैं जिन्होंने नमक बंद किया और वो बहुत ही लो नमक के साथ, इसे हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो बहुत नमक जब लो हो जाता है तो इंसान का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर कहते हैं नमक कम खाएं, एक्स्ट्रा नमक ना लें, चिप्स ना लें, निम्को ना लें, समोसे, पकोड़े, दही बड़े, यानी कि जो एक्स्ट्रा नमक है वो ना लें। लेकिन खाने में जो नमक हंडिया में डल रहा है
वो लें। हम तो खाने के बाद भी ये कर रहे हैं, चावल है तो उसमें नमक खा रहे, तरबूज खा रहे हैं तो उसमें नमक और चाट मसाला डाल रहे हैं, उसकी इजाजत तो नहीं है। इसमें क्या करना है? नहीं, उसकी इजाजत नहीं है। आपके जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वैसे भी है कि खाने में जो नमक पड़ता है वो खाते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ की ज्यादती होती है, हर चीज़ में हम एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। अब खुद ने खाना किसी को हार्ट अटैक हुआ तो वो बेचारा जो है ना वो एक हफ्ते बाद जब दिखाने आता है तो पता चला जी 5 kg का वजन कम हो गया। तो क्यों? डॉक्टर साहब इसलिए तो मेरा उबला हुआ खिला रही है हाँ, बेगम। हेलो, तो भाई उबला खाने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल खाना खाएं, चटपटा खाना खाएं। उसको इस वक्त एनर्जी की जरूरत है, आप उसको खाना बंद कर देते हैं। अच्छा, पिंक सॉल्ट भी तो आ गया है बड़ा, वो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना कैसा है? देखिए जी, बहुत सारे सॉल्ट आ गए। कोई भी सॉल्ट लीजिए, हम तो इसे भी कहते हैं कि जो नॉर्मल कॉमन सॉल्ट है वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी सॉल्ट के मुताबिक साइंस ने अभी तक कोई भी कॉमन सॉल्ट आप किसको करें? लाहौरी नमक जो जो हमारा भी है? आप कहते हैं, अच्छा। सोडियम क्लोराइड कहते हैं वैसे, सही। वो लाहौरी हो या कहीं का भी उसका कुछ नाम नहीं है। हाँ, बाहर तो लाहौरी नमक ठीक है? तो उसमें बात ये होती है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, अब दूसरा पोटेशियम क्लोराइड उसकी जगह पे लिया जाता है। तो उस सूरत में होता है कि पोटेशियम ज़्यादा सही। हो। लेकिन आप देखिए पोटेशियम साल्ट जो है गुर्दे के पेशेंट को नहीं दे सकते, तो पोटेशियम बढ़ जाता है। तो नॉर्मल साल्ट जो होता है वो आप जो खाने में पड़ता है वो इस्तेमाल कीजिए, एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लीजिए। टोटल सॉल्ट जो है वो यूरोपियन कंट्री में मना किया जाता है कि वहाँ पे जिन्हें प्रोसेस फूड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे वो तमाम प्रोसेस फूड जो है उसमें नमक यूज़ होता है, यहाँ पे नहीं होता। ठीक, तो बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन जो है वक्त कलील होता है। थैंक यू सो मच नामदानी साहब, आपने वक्त दिया। दुरशी साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए और अच्छा खाइए, ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है जिसको आप ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। इसी बात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।